थोड़ा सा स्पिल ओवर टॉपिक के हिसाब से हो जाता है। जीएफआर में भी वी फिनिश्ड वन यूनिट, तो वो यूनिट साइलेंट पे था, तो वी थॉट इट प्रॉपर दैट वी फिनिश इट टुडे। इसलिए यस सर। आप नहीं है ना, नहीं तो वो विटनेस है लोग जो उसमें थे। ओके, नो वरीज। आपकी क्लास भी उस तरह से आगे चली जाती है। मैं बहुत ज्यादा से काउंट नहीं करता हूँ। सुबह मेरी कॉलेज में 2 क्लासेस है कल। Thursday and Friday I have classes in the college as well. But still, no worries. जी, लास्ट टाइम हमने SLI पे डिस्कशन पूरी कर ली थी या अभी कुछ पेंडिंग था? नहीं, कर ली थी सर। नोट्स वर कंप्लीटेड इन फुल? यस सर। ओके ओके। और शायद हमने उस दिन फैसला किया था कि हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। यस सर। जो आपको नोट्स में समझ में या उस दिन क्लियर ना हुई हो तो यू कैन आस्क दैट फर्स्ट एंड देन वी आर गोइंग फॉर द न्यूमेरिकल्स एज वेल। कोई टर्म थी जो आपको समझ में नहीं आई थी जिसको रिवाइज करने की जरूरत है? एनीथिंग व्हिच वाज नॉट क्लियर? सारी की सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई थी? ओके, रिस्क डेट सबको समझ में आई थी? रिस्क डेट क्या होती है? सर एक बार बोल दीजिए। रिस्क डेट का मतलब होता है कि पॉलिसी कब से एक्टिवेट हुई, तब से आपका रिस्क कवर होना हो गया। तो रिस्क डेट डिसाइड करने के 2 तरीके थे। एक तो अगर वो अपने लेवल पे ओपन कर रहा है पॉलिसी को, तो फिर तो डेट when he is applying for that, when he is depositing the first premium in the treasury। तो दूसरा था कि वो पे से कटवाता है। अगर पे से कटवाएगा, जिस महीने में कटवाएगा उसके पहले दिन से उसका रिस्क कवर होगा। दैट विल बी द रिस्क डेट। एक आया था टर्म ऑफ नोट्स प्रोवाइड हो गए? हाँ जी, नोट्स एसएलआई इसके SLI के आई थिंक नोट्स शेयर नहीं हुए अभी। नोट्स तो मिले हैं, उसमें स्कीम ए और स्कीम बी मेरे को लग रहा है डिस्कस नहीं हुआ है। देखें सर, स्कीम ए और स्कीम बी ये रहते हैं अभी। ओके, इसका मतलब अभी थोड़ी डिस्कशन पेंडिंग थी है? जी सर, जी सर। इसलिए पेंडिंग है। ओके, इसीलिए मैं पूछ रहा था बिकॉज़ सर एक क्वेश्चन था सर। जी जाने जी, पूछे सर एसएलआई वो रिटायरमेंट से पहले वो मैच्योर हो जाता है सर? बिल्कुल हो जाता है। ये लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था। उस केस में क्या था कि जो पहले लोग लगते थे, रिटायरमेंट की एज 58 इयर्स थी ना पहले, 14 से पहले। ठीक सर। ठीक है, तो जिसने उससे पहले पॉलिसी ली थी उसका पॉलिसी तो 58 के हिसाब से जो है वो मैच्योर हो जाएगा ना। हाँ राइट सर। सर एक्चुअली सर हमारा एक एम्प्लॉयज की 28 में सर रिटायरमेंट है, वो बोल रहा था एसएलआई मैच्योर में। हाँ बिल्कुल कह रहे हो, दैट्स द पॉसिबिलिटी। आज की डेट में जो जिसने 14 के बाद पॉलिसी ली होगी तो उसका तो रिटायरमेंट 60 के हिसाब से काउंट हुआ होगा ना। तो उस केस में क्या है कि जब उन्होंने रिटायर होना है उसके जस्ट पहले जो एनिवर्सरी आएगी उस पॉलिसी की, उस दिन डेट ऑफ मैच्योरिटी मानी जाएगी उसकी। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। अरे अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस ये पड़ा अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस होता है। अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस मींस अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस तो हो गया ना कि पॉलिसी का पैसा कितना। एक होता है प्रीमियम, एक होता है सम एश्योर्ड। ठीक, सम एश्योर्ड यहीं से डिस्कस करना है। यहीं से करना। ओके ओके ओके। तो
तो दैट मीन्स सरेंडर वैल्यू हमने कर लिया था, उसके बाद अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, ओके ओके सही कह रहे हैं। अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस का मतलब यह है कि आपने पॉलिसी कितने की लेनी है। तो ये जो हमारा पॉलिसीज का डिसीजन है कि कितनी पॉलिसी किसने लेनी है, उसके लिए शायद मैंने आपको ऑर्डर भी दिखाया था, वो 2010 का ऑर्डर है वो, आई थिंक दिस वन, ये वाला लास्ट ऑर्डर था जिसको हम रेफर कर रहे हैं। इसी का वहां पे जो है वो नोट्स में भी हवाला आ रहा है। ग्रेड पे के हिसाब से डिफाइन था, क्लास इन विच एम्प्लॉइज मंथली पे फॉल्स अप टू 5,200 सब एश्योर्ड। अब जो आप स्कीम ए और बी की बात कर रहे हैं, स्कीम ए कभी नोटिफाई हुई ही नहीं, तो जितना भी काम हो रहा है वो स्कीम बी का ही हो रहा है। इसीलिए आप देखेंगे जो SROs भी इशू हुए हैं वो बी के रेफरेंस से हुए हैं। तो स्कीम ए को आपको ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पस कि मैंने उसको लिखा, लेकिन जो एप्लीकेबल हुआ है वो है सिर्फ स्कीम बी। इज दैट क्लियर? जी सर। ठीक है, तो स्कीम बी को भी हमें समझने की जरूरत है। उसी के रेट्स भी उसने डिफाइन किया, प्रीमियम भी जो है वो स्कीम बी के हिसाब से ही नोटिफाई हुआ। ठीक है, तो स्कीम ए वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड, दैट वाज इन द स्कीम ऑफ द थिंग्स, बट एक्चुअली दैट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। आप देखें ये लास्ट वाला SRO है, ठीक है, SRO 339, जिसमें कि प्रीमियम की बात हुई कि प्रीमियम कितना, तो उसमें भी आप देखें स्पेसिफाइड है स्टेट इंश्योरेंस फंड शेड्यूल ऑफ प्रीमियम रेट्स, क्या लिखा हुआ है? स्कीम बी। तो स्कीम ए के रेट्स कभी स्पेसिफाई हुए ही नहीं, तो व्हाटसोएवर इज एप्लीकेबल दैट इज स्कीम बी। तो इसलिए स्कीम बी पे ही हमें फोकस करना है, और उसमें क्लियर कट है कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। ये शेयर करना सर आपके ये ऑर्डर, क्या कह रहे हैं? ये ऑर्डर शेयर करना ग्रुप में। ये दोनों किए हुए हैं मैंने, इफ यू रिमेम्बर, आई थिंक ये दोनों शेयर किए हैं। Yes, sir. Yes, sir. Already है group. दोनों किए हुए हैं। जस्ट गो टू द पीपल हैव इट। ओके, पे अप टू ₹5,200, 25,000 की पॉलिसी लेनी है। पे फ्रॉम 2,500 1 to 9,300, 50,000 की पॉलिसी प्रेस्क्राइब्ड है। 9301 से लेके 15,600 तक 1 लाख की पॉलिसी है। देन 15,601 से उससे ऊपर 1,50,000 की है। लेकिन आप देखें इसमें ही वो जो SRO है उसी में लिखा था कि ये जितनी भी कैटेगरीज हैं A से लेके D तक, उनके पास एक ऑप्शन है कि वो 2 लाख की पॉलिसी ले सकते हैं। मैक्सिमम जो पॉलिसी है वो 2 लाख की है। मींस इफेक्टिवली हमारे पास पॉलिसीज हैं 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख। जो 25,000 के लिए एलिजिबल है वो भी 2 लाख की पॉलिसी ले सकता है। ओके, जो 50,000 जिसको लेने की जरूरत है वो भी 2 लाख की पॉलिसी ले सकता है। तो मैक्सिमम 2 लाख और मिनिमम कितना प्रेस्क्राइब है वो इसमें है। आर यू गेटिंग? जी सर। यस सर। तो ये जो चारों कैटेगरीज हैं जिनके लिए 25,000, 50,000, 1 लाख और 1.5 लाख की पॉलिसीज प्रेस्क्राइब है, तो वो ऑप्ट करे तो वो 2 लाख तक की पॉलिसी ले सकते हैं। मैक्सिमम पॉलिसी ही है, उससे ऊपर पॉलिसी है नहीं है। ठीक, अब समझ में आ गया? अब अंडर द स्कीम, तो स्कीम ए जैसे मैंने बोला इसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं है, so we don't need to understand it right now which scheme is applicable, that is scheme B. प्रीमियम जो भी नोटिफाई हुआ वो स्कीम बी का ही हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मिलेगा हमें? एक तो सम एश्योर्ड मिलेगा। ठीक, सम एश्योर्ड कब मिलेगा? ऑन अटेनिंग एज 60 इयर्स, या उससे पहले किसी की डेथ हो जाएगी अगर
डेथ हो जाएगी तो जो नेक्स्ट आपके kin होगा, जो नॉमिनीज होंगे, उनको मिलेगा। और अगर सुपरएन्यूएशन होता है उस केस में डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या आएगा? डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगा जिस महीने में रिटायर होना है उससे जस्ट पहले जो एनिवर्सरी होगी उस पॉलिसी की। अब एनिवर्सरी क्या होती है? रिस्क डेट जो भी फिक्स होगी, अगली सारी वो जो है एनिवर्सरी की डेट्स होंगी फिर उसकी। इज दैट क्लियर? जी सर। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे इसका फिर आपको समझ में। उसके बाद है ऑटोमेटिक इंक्रीज इन सम एश्योर्ड अंडर स्कीम ए। हम बी की बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो बी की बात क्या करेंगे कि अगर हो सकता है मेरी पे बढ़ गई, ठीक है जी, मेरी पे बढ़ गई और उसके हिसाब से मुझे पॉलिसी लाख की नहीं है, अब 1.5 लाख की लेनी है। ओके, तो उस केस में मैं 50,000 की एडिशनल पॉलिसी ले सकता हूँ। लेकिन किसी भी केस में जो टोटल होगा मेरी पॉलिसीज का, सारी की सारी पॉलिसीज का, जो पहले ली थी, जो एडिशनल ले रहा हूँ, तो उसका 2 लाख से ज्यादा टोटल नहीं होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अगर मैं एलिजिबल हो जाता हूँ, पहले मैंने पॉलिसी कम ली थी, उसके बाद मैं दूसरे लेवल पे चला गया, मुझसे मैं बी से सी में आ गया, टोटल 4 है ना उसमें, 15,601 से ऊपर वाला जो है वो लास्ट वाला है। उसे आई वॉज इन सेकेंड एंड आई केम टू द थर्ड वन। तो इसका मतलब मुझे 1.5 लाख की पॉलिसी मिल सकती है। 1 लाख की मैंने ऑलरेडी ली थी, 50,000 की मैं और ले सकता हूँ। लेकिन उस केस में मैं टोटल पॉलिसीज का अमाउंट 2 लाख से ऊपर नहीं हो सकता। तो अगर मैंने 1 लाख की पहले ली थी तो एट द मैक्स मैं एडिशनल पॉलिसी जो है वो 1 लाख की ले सकता हूँ, तो जो है वो 2 लाख की हो जाएगी। अगर मेरी पहले 1.5 लाख की थी तो फिर एडिशनल पॉलिसी में 50,000 की ही ले सकता हूँ। आई कैन गो ऑफ 1 लाख, देन इट विल बी एक्सीडिंग दैट लिमिट ऑफ 2 लाख। इज दैट क्लियर? सर इस केस में फिर प्रीमियम कैसे डिसाइड होगा? वो तो कंबाइंड ही जाना चाहिए ना? तो कंबाइन ही होता है, लेकिन जो आप नई पॉलिसी लेंगे उसके लिए प्रीमियम नया डिसाइड हो जाएगा ना। फिर वो प्रीवियस वाले में ऐड होना चाहिए। देखें, हर पॉलिसी का बॉन्ड अलग होता है, ठीक है। हर पॉलिसी का बॉन्ड अलग होता है, उसकी रेट अलग होती है। यस वो यस। क्लबिंग उस तरह से नहीं होगी। आपको जो पॉलिसी मिलेगी वो इंडिपेंडेंटली मिलेगी, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अलग से होंगी, ठीक है। लेकिन मैच्योरिटी की डेट दोनों की सेम आएगी, कि वो तो उसी से गवर्न होगी ना। एनिवर्सरी तो उससे पहले होएगी, ठीक है। दैट मींस हमारी एसएलआई में जो डिडक्शंस शो होंगी वो फिर दो डिडक्शंस शो होंगे अलग अलग, SL1 SL2 करके। नेचुरली, बिकॉज यू आर हैविंग 2 पॉलिसीज देन। ओके। एक पॉलिसी जो आपने पहले ली थी उसका प्रीमियम उस समय के हिसाब से डिसाइड हुआ होगा। जी जी बिल्कुल। तो आप पॉलिसी लेंगे, हो सकता है प्रीमियम के रेट बढ़ गए हो, तो उसके हिसाब से नया प्रीमियम डिसाइड होगा, ठीक है। इसकी टर्म डिफरेंट आएगी, उसकी टर्म डिफरेंट थी, क्योंकि अब आप जी दीपक जी। सर आजकल तो सारे 2 लाख में पॉलिसियां फाल कर रहे हैं ना, क्योंकि सबकी सैलरी 15,000 से ऊपर ही होती है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। आज की डेट में वैसे पहले वालों को भी उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। जो पहले थे, ये जो आपका ऐसा रो इशू हुआ था 2010 में, तो 2010 में ही उन्होंने खुली छूट दे दी थी कि 2 लाख तक आप ले सकते हैं। आज की डेट में तो सारे 2 लाख में ही फॉल कर रहे हैं। यू आर वेरी एब्सोल्युटली राइट। ओके, ऑन ट्रांसफर रिकॉर्ड प्रीमियम और पे सर्टिफिकेट, ये एलपीसी की बात हो रही है कि अगर कोई इंसान जो है, कोई एम्प्लॉय जो है एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस पे जाएगा तो उनके एलपीसी पे मेंशन होगा कि इनका इतना एसएलआई है, ठीक है। नॉमिनेशन जैसे जीपी फंड में थी, सेम यहाँ पे भी है। आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, इवन एक से ज्यादा लोगों को भी नॉमिनेशन हो सकता है, प्रोपोर्शन डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर नॉमिनेशन नहीं किया हो, वैसे तो नॉमिनेशन हमेशा होगा ही होगा, बट इन केस ऑफ केस वेयर देयर इज नो नॉमिनेशन अवेलेबल, तो फिर उस केस में ये सीक्वेंस के हिसाब से होगा।
सीक्वेंस क्या है? वाइफ इन केस ऑफ मेल ऑफिसर, हस्बैंड इन केस ऑफ फीमेल ऑफिसर, फिर उसके बाद सन्स है, अनमैरिड एंड विडोड डॉटर्स है, फिर ब्रदर है, फादर है, मदर है। तो ये फिर उस सीक्वेंस के हिसाब से चलेगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर सर। और अगर कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट ले आता है तो फिर उसको हमें एंटरटेन करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर, सर ये SRO 459 में ये जो क्लास इन विच एम्प्लॉय मंथली पे जो यहाँ पे मेंशन हुई है ना 5200, सर ये पे है या फिर ये पे ग्रेड्स हैं? बिकॉज यहाँ एक्सक्लूडिंग ग्रेड पे भी मेंशन कर रखा है ना। दैट मीन्स दे मस्ट बी आई थिंक पे ग्रेड्स, क्योंकि इस तरह से तो पे ग्रेड्स होते थे 5200 to 9300 देन 93 to उसमें ये सैलरी है या फिर आई मीन पे है या फिर ग्रेड्स हैं, पे ग्रेड्स हैं? देखिए इसमें लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग ग्रेड पे। जी जी, इट्स वेरी कैटेगोरिक। ये ग्रेड पे को छोड़ के बेसिक पे की बात हो रही है। आर यू गेटिंग? जी सर, जब हम बेसिक पे कैलकुलेट करते थे इस टाइम पे तो हम करते थे बेसिक पे क्या होता था? बेसिक प्लस ग्रेड पे होता था। तो ये ग्रेड पे को छोड़ के जो बेसिक होती विदाउट एडिंग ग्रेड पे। ठीक है, इज इट क्लियर? जी सर, जी ठीक है, तो पूरा उसमें क्लैरिफाइड है कि ये किसकी बात वो कर रहा है। और यहाँ पे भी आप देखें स्कीम बी की ही बात हुई है। जो आगे चल के प्रीमियम का नोटिफिकेशन आया है, इसके बाद प्रीमियम रिवाइज हुआ है, वो भी ये हुआ है। ठीक है, सो इट्स ऑलवेज स्कीम बी विच हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, स्कीम ए वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड। क्लियर? अब कुछ इसके हम बेस्ड ऑन द डिस्कशन कुछ न्यूमेरिकल इसके हम कर लेते हैं। We'll start with the basics। वैसे ये सारे न्यूमेरिकल जो है मैं पार्ट 1 के लेवल पे करवाता हूँ, बट क्योंकि आप लोगों को मुझे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देना होता है तो आपको ये बफर आ रहे हैं, ये बोनस आपको आ रहे हैं। क्योंकि पॉलिसी की बात हो रही है तो बोनस भी मिलेगा ना, तो ये बोनस आपके हाथ में आ रहे हैं। लाइक स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर। सपोज किया ये मिस्टर एक्स है, डेट ऑफ बर्थ उनकी गिवन है, दिस वाज द डेट ऑफ बर्थ, पे वो इतनी ले रहे हैं L4 में। ये अप्लाइड फॉर SLI पॉलिसी, 2 लाख की पॉलिसी के लिए उन्होंने अप्लाई किया, क्योंकि 2 लाख की पॉलिसी के लिए एलिजिबल हर कोई है। ठीक है, 15,600 से ऊपर पे है उनकी, तो 1.5 लाख के लिए तो वैसे एलिजिबल है वो। But he opted for 2 lakh, amounting to ₹2 lakh on 20/5/2025। और उनका जो प्रीमियम था that was deducted out of the pay for May 2025। अगर मई में पे में से कटा है वो, तो फिर रिस्क डेट क्या आएगी? फर्स्ट में। ठीक है, तो रिस्क डेट विल बी 1 मई। अब यहाँ पे है कैलकुलेट हिज एलिजिबिलिटी फॉर पॉलिसी। तो क्या वो 2 लाख की पॉलिसी के लिए एलिजिबल है? यस सर। यस सर। क्योंकि जो चारों कैटेगरीज है, इवन इफ द पर्सन was eligible for 25,000 policy, even he was allowed 2 lakh। ओके, तो इनको तो बिल्कुल अलाउड है, इसका मतलब एलिजिबिलिटी है। दूसरा पूछा गया टर्म ऑफ पॉलिसी। अब टर्म ऑफ पॉलिसी जो है उसके लिए हमने वहां पे डिस्कस किया था कि टर्म ऑफ पॉलिसी के लिए 2 चीजें मैटर करती हैं। एक, रिटायरमेंट की एज। रिटायरमेंट की एज इनकी कितनी होगी? 8 साल ही होगी ना। ठीक है, रिटायरमेंट की एज 60 साल है। और दूसरा उसका कंपैरिजन किससे होता था? जब वो पॉलिसी ले रहे हैं हम देखते थे कंप्लीटेड एज उनकी कितनी है, और उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते थे एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे। एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे होता था +1 का। कंप्लीटेड एज में एक ऐड करेंगे तो एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे आ जाएगा ना।
ठीक है। और फिर क्या होता था, 60 में से उसको हम माइनस करते थे, एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे यूज्ड टू बी द टर्म ऑफ द पॉलिसी। वहां से टर्म ऑफ द पॉलिसी हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब जब टर्म ऑफ पॉलिसी हमें मिल गया और हमें मालूम भी है कि कितने की वो पॉलिसी है, तो प्रीमियम का चार्ट तो हमारे पास है ही है ना, वो तो एसआरओ में डिफाइंड है कि कितना प्रीमियम होगा, तो वहां से हम मंथली प्रीमियम निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन ये था कि व्हाट शुड बी द रिस्क डेटा इन दिस केस, तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि क्योंकि उनकी पे में से कट रहा है, मई की पे में से कट रहा है, तो फर्स्ट ऑफ दैट मंथ विल बी द रिस्क डेट, दैट इज 1st of May 2025। जी समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. अब इसमें कह सकते हैं द एम्प्लॉय इज eligible for a policy of rupees 2 lakh. 2 lakh as per the existing guidelines of SLI। जरूरी नहीं है कि हमें SRO याद हो, ठीक है। उसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन वाज टर्म ऑफ पॉलिसी। तो टर्म ऑफ पॉलिसी के लिए पहले हम ये देखेंगे कंप्लीटेड एज ऑफ मिस्टर एक्स एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, ठीक है जी। उस समय उनकी कंप्लीटेड एज कितनी थी, तो 25/10/1994 उनका डेट ऑफ बर्थ है। इसका मतलब ये हो गया कि जब वो पॉलिसी ले रहे हैं उनकी कंप्लीटेड एज कितनी थी फिर, 2025 माइनस 1994। वैसे तो ये बनता है 31, लेकिन 31 उनकी कंप्लीटेड एज होगी जब वो 10वें महीने में जाएंगे, ठीक है। हम तो 5वें महीने की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स उनकी कंप्लीटेड एज यहाँ तक थी 30 years। क्लियर है जी? Clear. Therefore, age on next birthday वो हो जाएगी 31 years। Term of policy is equal to 60, ठीक है, माइनस 31, ठीक, 29 हो गया ना, 29 year for a policy of rupees 2 lakh having term of 29 years, monthly premium prescribed in the notified chart। हमें जरूरत नहीं है कि कौन सा SRO है, we can't remember it all the time, so just say as per जो भी prescribed है notified chart में comes to rupees। अब हमें रेफर करना पड़ेगा उस चार्ट को, ठीक है, कि कितना उनका प्रीमियम आएगा। So for that we'll go into 339 में वो चार्ट हमारे पास है, ओके। ये 2 लाख की पॉलिसी है और टर्म ऑफ पॉलिसी जो है तो यहाँ पे है टर्म ऑफ इंश्योरेंस। एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे के हिसाब से भी देख सकते हैं, टर्म के हिसाब से भी देख सकते हैं,
तो टर्म हमने निकाल लिया ना 29, ठीक है, 29 टर्म था, सो 29 मीन्स दिस वन, और ये एज आर नेक्स्ट बर्थडे 31 था हमारा जो कैलकुलेट किया था हमने 29। कौन सी पॉलिसी है ये? लास्ट वाली पॉलिसी है ना, 2 लाख की, 8 नंबर कॉलम में। तो व्हाट विल बी द मंथली प्रीमियम? ओके, तो वहां पे हमने लिख लेना है, इट कम्स टू रुपीज 600। इज इट क्लियर? ठीक है जी, समझ में आ गया? कितने लोगों ने ये पहली बार समझा? चार्ट को रेफर करना। सर ने पहली बार समझा या somebody was knowing it? फर्स्ट टाइम आइडिया यही था, आपको प्रैक्टिकल करवाने का पर्पस यही रहता है मेरा, कि आपको कोई पूछ ले तो आपको समझ में आना चाहिए कि इट्स नॉट ओनली थ्योरी, हाउ टू रेफर द चार्ट, ठीक है, वो हमें समझ में आना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन था वो था व्हाट शुड बी द रिस्क रेट इन दिस केस। तो इसमें हम लिख सकते हैं एज फर्स्ट प्रीमियम in this case has been deducted out of salary of May 2025, first date of that month, that is 1/5/2025 will be the risk date। ये रिस्क डेट होगा। एनिवर्सरी कब आएगी पॉलिसी की? एनिवर्सरी ऑफ May 2026. will be on 1st May, okay, every year। हम एनिवर्सरी लिख रहे हैं, ये नहीं लिख रहे कि कब कब आएगी, हम कह रहे हैं 1st May every year। इन फ्यूचर कह सकते हैं। क्लियर है? सर जो आपने चार्ट से रेफर करके बताया, प्लीज एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, उसमें आसान है, मुश्किल नहीं है। उसमें क्या है, ये जो पहला कॉलम है ये है एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे का, ठीक। दूसरा कॉलम है टर्म ऑफ पॉलिसी का, और ये जो कॉलम्स है ये पॉलिसीज के हिसाब से है। 25,000 की पॉलिसी, ये 50,000 की पॉलिसी, ये 1 लाख की पॉलिसी, 7 नंबर 1.5 लाख की पॉलिसी, और 8 नंबर 2 लाख की पॉलिसी। तो आपने क्या करना है, टर्म ऑफ पॉलिसी देख लेना। इन दोनों में से एक चीज देख लेनी है, चाहे आप टर्म ऑफ पॉलिसी देख लें या एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे देख लें, वन एंड द सेम थिंग। तो आपके लिए रो डिफाइन हो गई ना, कि रो कौन सी देखनी है आपने, और कॉलम कौन सा देखना है जो उस पॉलिसी का अमाउंट होगा, जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन होगा। रो का और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होगा, दैट विल बी द मंथली प्रीमियम, ठीक है। वो पॉलिसी 2 लाख की भी हो सकती है और 1.5 लाख की भी हो सकती है। 1.5 लाख की होगी तो उस कॉलम का इंटरसेक्शन हो जाएगा उस रो के साथ। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू। यस सर ये प्रीमियम मंथली है एनुअली है? नो, ये मंथली है जी। प्रीमियम हमेशा मंथली होता है, एनुअल नहीं होता, ठीक है। इट्स ऑलवेज मंथली। तो सर फिर ज्यादा नहीं हो जाएगा प्रीमियम? इसका 2 लाख से ऊपर है। जैसे ये मंथली 600 देगा तो ईयरली 7200 हो गया, तो 29 ईयर्स में 2,08,800 तो प्रीमियम हो गया। हाँ, लेकिन बोनस भी मिलेगा ना उनको, ठीक है। पॉलिसी का अमाउंट तो मिलेगा, बोनस भी मिलेगा। और बोनस का जो आजकल रेट चल रहा है दैट इज राउंड अबाउट 7.5%। ये जो पॉलिसी का अमाउंट है ये पहले भी तो कोई ले सकता है ना। आर यू गेटिंग? अगर सपोज किया 2 साल के बाद ही भगवान को प्यारे हो गए तो फिर भी तो 2 लाख उन्होंने देना है ना, तो इसलिए
पॉलिसी का प्रीमियम जो है वो ज्यादा हो सकता है, ठीक, बट दैट डजंट मीन दैट यू विल बी अ लूजर, यू विल बी गेटिंग बोनस ओवर एंड अबव दैट। वो पर एनम के हिसाब से बोनस पे डिसाइड होता है, ठीक है, ओके सर। क्लियर? तो उस तरह से लॉस होगा जी। सर अगर 30 मई को वो अप्लाई कर रहा है SLI के लिए, तो 1 मई को कैसे कट गई प्रीमियम? कटना लास्ट में है, लेकिन जो उसका इफेक्ट मिलता है वो फर्स्ट डे से मिलता है, ठीक है। ओके SLI के रूल्स में है कि जिस महीने की पे में से आपका फर्स्ट प्रीमियम कटेगा उस महीने की पहली डेट से आपको रिस्क कवर मिलेगा, ठीक है। तो एक तरह से वो एम्प्लॉय के बेनिफिट की बात है। ओके, थैंक यू सर। That's it. ओके, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और जनरेट होता है, वो मैंने लिखा नहीं है उसमें। अगर आपको ये पूछा जाए कि वो आदमी सुपर एन्युएट होगा और उसका डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होना चाहिए पॉलिसी का, यहाँ एक और चीज समझ लेते हैं। डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, तो क्या हमने वहां पे सीखा था कि मैच्योर कब होगी पॉलिसी? सुपर एनिमेशन से पहले जो उसकी एंट्री आई। यस, एनिवर्सरी जस्ट preceding the date of superannuation, ठीक है जी। एनिवर्सरी जस्ट preceding the date of superannuation। अब उनका डेट ऑफ बर्थ हमें गिवन है, डेट ऑफ बर्थ था 1994, ठीक है। तो इसका मतलब 1994 प्लस 60 कर लेंगे तो 2054 में वो रिटायर होंगे, ठीक है। 2054 में रिटायर होंगे और इस महीने में रिटायर होंगे, 10वें महीने में रिटायर होंगे ना, 31/10 को रिटायर होंगे। उससे पहले एनिवर्सरी कब आएगी? फर्स्ट में 2054, तो दैट मीन्स 1 मई 2054 ये डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी आएगी। सो आई थिंक एक क्वेश्चन से काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इज इट ओके? पूरा कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो क्लियर नहीं हुआ इसमें? सर ठीक है, तो इसमें जितना भी हमने थ्योरी में पढ़ा था काफी हद तक वो इसमें यूज हुआ। अब इसके बाद भी कुछ मैंने न्यूमेरिकल बनाए हैं, बट आई थिंक दोस वी कैन और दिस यू कैन ट्राई, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें ये है कि मिस्टर वाई है कोई, 18/5/1996 को उनकी डेट ऑफ बर्थ है। उन्होंने ज्वाइन की है गवर्नमेंट सर्विस 26/5/2025 4 नून। ये समझो आप ही ज्वाइन कर रहे हो, आप में से कोई है, ठीक है। थोड़ा बाद में ज्वाइन किया वाले से है। अब ये कि बिफोर ज्वाइनिंग सर्विस he had already taken a policy from LIC for an amount of rupees 1,20,000। लेवल 1 में वो ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। इतना मैं वो नहीं कर सकता आपके साथ। सो 26/5 को ज्वाइन किया और उन्होंने ज्वाइनिंग से पहले उनके पास LIC की पॉलिसी थी 1,20,000 की। Calculate how much additional policy he is required to take under SLI। क्या उनको और पॉलिसी लेने की जरूरत है? जी, L1 में कितनी पे है आज की रेट में? L1 में कितनी कितनी 18,000। तो दैट मीन्स 15,600 से ऊपर ही है ना, फिर 15,601 से ऊपर है। इसका मतलब जो पॉलिसी उनकी बनती है वो कितनी बनती है?
1.5 लाख की बनती है ना? आर यू गेटिंग? 1.5 लाख की पॉलिसी बनती है ना उनकी लेना, लेकिन ली है उन्होंने 1,20,000 की। तो शॉर्टफॉल कितना है फिर? 30,000। डू यू हैव ए पॉलिसी फॉर 30,000? नो 20,000। फिर कितने की उनको पॉलिसी लेनी है एडिशनल? 50,000। 25 की नहीं ले सकते हैं, 25 की लेंगे तो फिर भी शॉर्टफॉल है। फिर नेक्स्ट हायर लेनी है आपको। 50,000। फिर नेक्स्ट हायर सर वो 459 में रेट दिए हैं इनको, आज के लेवल जो पे मिशन 7 के रेट से कंपेयर नहीं करना है, 2.57 से मल्टीप्लाई। इसमें सर ये जो 459 SRO में दिए हैं, नो, उसमें पे को डिफाइन किया गया है, ठीक है? ठीक है। वो पे को सर, ये तो डिफाइन किया गया, हमने पे को नहीं लगाना है, हम उसको कन्वर्जन फैक्टर नहीं लगाएंगे आज की डेट में। ओके ओके, आर यू गेटिंग? यस तो सर। आज की डेट में वही पे उन्होंने डिफाइन की हुई है और हम उसको एज पे आज की डेट में भी लेंगे, जब तक वो एसआरओ जो है वो खुद ही अपडेट ना हो। तो वी कांट डू इट as per the assumption that we have to multiply. It is nowhere written that you can amend that SRO as per your own calculations. You can't. Okay? So, ओके 20 की पॉलिसी ऑलरेडी थी, 30,000 is the shortfall. 30,000 की क्योंकि अवेलेबल पॉलिसी है नहीं, उससे नेक्स्ट हायर लेनी पड़ेगी, which means 50,000. तो 50,000 की एक एडिशनल पॉलिसी उनको लेनी पड़ेगी। अब आगे वाला जो है टर्म ऑफ पॉलिसी क्या होगा, मंथली प्रीमियम क्या होगा, ये आपको खुद कैलकुलेट करना है। जो आज आपने सीखा उसके हिसाब से खुद कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ऊपर वाले का ले लिया था स्क्रीनशॉट? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था? नहीं लिया तो ले लें। टेकन? यस सर। इस क्वेश्चन ले लें। क्वेश्चन का जो हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से आप इसका निकाल लेना कि मंथली प्रीमियम इसका कितना आएगा, ठीक, टर्म ऑफ पॉलिसी कितनी आएगी। इवन आप ये भी कैलकुलेट कर देना कि उसका डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगा। ओके, तो जो हमने पहले क्वेश्चन में वर्कआउट किया वो आप इसमें वर्कआउट कर लेना अपने लेवल पे, सो दैट यू रिपीट इट और आपको वो रिफ्रेश हो जाए जो हमने सीखा। उसके बाद शायद आपका एक फरमाइश थी कि हमें सरेंडर वैल्यू निकालना भी सिखाएं, ऐसा था? यस सर। जी। तो जब आपने सरेंडर वैल्यू बोल दिया ना, तो आपने एक तीर से 2 निशाने खेल दिए, क्योंकि सरेंडर वैल्यू से पहले पेड अप वैल्यू कैलकुलेट होती है और पेड अप वैल्यू के हिसाब से सरेंडर वैल्यू फिर वर्कआउट होती है। तो दैट मीन्स अगर आपने पेड अप वैल्यू की डिमांड की होती फिर सरेंडर वैल्यू नहीं आना था उसमें, और जब आपने कहा कि सरेंडर वैल्यू सीखना, फिर मुझे आपको पेड अप वैल्यू पहले सिखाना पड़ेगा, एंड देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट सरेंडर वैल्यू। तो उसको हम कल के लिए रिजर्व रख लेते हैं, एंड देन विल फिनिश एसएलआई। ओके जी सर, पिछला क्वेश्चन फिर से दिखाइए स्क्रीनशॉट के लिए। जी जी जी, मैं ट्राई करें एक ही स्क्रीनशॉट में सारा क्वेश्चन आ जाए। एनिवर्सरी के स्पेलिंग में से गलत हो गए और मिस हो गया। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, फिर आपकी नींद को ज्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए मैं अब अलविदा बोलूंगा आपको। ओके देन, सी यू आज। थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट, टेक केयर। ओके।